तो मान लो आप इजिप्ट के अभी रेगिस्तान में और वहाँ पे कोई एक पिरामिड है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको एक चीज़ तो पता थी कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके करस्पॉन्ड साइड का रेशियो सेम होने वाला है। सिर्फ इस चीज़ का यूज़ करके उसने पिरामिड की हाइट कैलकुलेट कर ली, क्योंकि पिरामिड छोटे मोटे तो होते नहीं थे, बहुत ज़्यादा ऊंचे होते थे। सिर्फ उसकी शैडो देख के और एक स्टिक थी उसके पास, उसकी शैडो देख के, उसकी हाइट देख के, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ कि कोई पिरामिड है और मान लो कोई एक सन था। अब सन से जो लाइट आ रही है वो पैरेलली आती है, आपको ये तो पता है, मतलब सेम एंगल पे आएगी, हर चीज़ पे सेम एंगल पे पड़ने वाली है। हे फोक्स, तो इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारे पास कोई दो फिगर होंगे। वो दो फिगर कब कब सिमिलर होने वाले हैं और कब कब कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। सिमिलर कब होंगे, जब उन दोनों का शेप सेम होगा, और कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उन दोनों का शेप एज वेल एज साइज दोनों के दोनों सेम होंगे, तब हम कह देंगे वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। अब सिमिलर फिगर होने के लिए क्या जरूरी है, शेप सेम होना जरूरी है। और शेप में दो कंडीशनें थी, दो कंडीशनें अगर फुलफिल करेंगे तब उनका शेप सेम होगा, या फिर यूं कह लो वो सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होने के लिए दो कंडीशनें क्या थी कि किसी भी दो फिगर के करस्पॉन्ड एंगल जो हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनके करस्पॉन्ड साइड या फिर करस्पॉन्ड लाइन जो हैं वो सेम रेशियो में या फिर सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। यानी किसी भी दो फिगर की अगर करस्पॉन्ड एंगल एग्जैक्टली इक्वल है और करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में है, एग्जैक्टली नहीं सेम रेशियो में होना चाहिए, सिर्फ सेम रेशियो में है, तब हम कह देंगे दोनों के दोनों फिगर सिमिलर हैं। अब क्योंकि ये चैप्टर का नाम ट्राइंगल है तो हम स्पेसिफिकली ट्राइंगल को देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं तो ये दो ट्राइंगल कब कब सिमिलर होने वाले हैं, जब ये दो कंडीशनें फुलफिल कर देंगे। वो दो कंडीशनें क्या है, पहली कंडीशन ये है इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्ड एंगल जो हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, और इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्ड पार्ट या फिर करस्पॉन्ड लाइंस जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में या फिर रेशियो में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन इन्होंने फुलफिल कर दी तब हम कह सकते हैं ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं। ओके, तो एक मैथमेटिशियन है थेलीज ऑफ मिलेटस करके, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग उसको थेल्स पढ़ते होंगे उस मैथमेटिशियन का नाम, लेकिन एक्चुअल में उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो थेलीज ही है। तो थेलीज ऑफ मिलेटस करके थे, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि स्पेसिफिकली सिर्फ ट्राइंगल में ऑब्जर्व की कि अगर दो ट्राइंगल हमारे पास हैं, उन दो ट्राइंगलों के करस्पॉन्ड एंगल अगर इक्वल हो गए, ठीक है, अभी हो सकता है हो या फिर हो सकता है ना हो, लेकिन दो अगर हमारे पास फिगर दिए हुए हैं, वो फिगर भी स्पेसिफिकली ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो ट्राइंगल के अगर करस्पॉन्ड पार्ट इक्वल हैं तो उनको इक्वी एंगुलर ट्राइंगल कहेंगे। और ऐसे ट्राइंगल जिनके करस्पॉन्ड पार्ट इक्वल होते हैं, थेलीज ने कहा कि उनके करस्पॉन्ड साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगी ही होंगी। ये शर्त है, ठीक है। समझ में आया कि करस्पॉन्ड अगर एंगल इक्वल हैं तो ये शर्त है ही है कि उनके करस्पॉन्ड पार्ट सेम रेशियो में होने ही होने हैं। तो इस चीज से तो एक चीज पता लगती है कि हम किसी भी फिगर को सिमिलर बताने के लिए क्या करेंगे, उनके करस्पॉन्ड एंगल भी चेक करेंगे, साथ में उनके करस्पॉन्ड साइड भी चेक करेंगे कि वो सेम रेशियो में है या नहीं है। लेकिन थेलीज तो कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल हमारे पास हैं और वो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल हैं, यानी उनके करस्पॉन्ड एंगल एग्जैक्टली सेम है, तब उनके करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में होंगी ही होंगी। यानी दो ट्राइंगल को अगर हमने सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें दोनों की दोनों कंडीशनें चेक करनी ही नहीं है। पहली वाली कंडीशन चेक करनी है सिर्फ कि उनके करस्पॉन्ड एंगल इक्वल है या नहीं है। अगर उनके करस्पॉन्ड एंगल इक्वल हुए, दूसरी वाली कंडीशन क्या थी, करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में होना चाहिए। लेकिन थेलीज ने कह दिया है स्पेसिफिकली सिर्फ ट्राइंगल में कि अगर उसने पहली कंडीशन फुलफिल कर दी, यानी कि उसके करस्पॉन्ड एंगल अगर एग्जैक्टली इक्वल है, तो ये शर्त है कि उसके करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में होने वाले हैं। यानी कंक्लूजन क्या है इस पूरी चीज का, इस पूरी चीज का कंक्लूजन ये है, दो फिगर होते हैं, उसका शेप कब सेम होगा, जब वो दो कंडीशनें फुलफिल करेंगे। कौन सी कंडीशन है, करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में होना चाहिए। लेकिन ट्राइंगल में स्पेसिफिकली ये थेलीज ने बता दिया कि तुम्हें दोनों कंडीशनें चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहली वाली कंडीशन चेक कर लो। वो क्या है कि उनके अगर करस्पॉन्ड एंगल इक्वल हैं तो ये शर्त है ही है कि उसके करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में होंगे। करस्पॉन्ड एंगल अगर इक्वल तुमने देख लिए, दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल होने ही वाली है, तो इसका मतलब ये हो गया वो दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए। यानी सिमिलर ट्राइंगल के लिए सिर्फ आप ये देख लो कि उनके करस्पॉन्ड एंगल बराबर हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई अगर दो फिगर हैं, उन दो फिगरों को अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो उनका शेप सेम प्रूफ कर दो। शेप सेम करना है तो उसके लिए दो कंडीशनें फुलफिल करना पड़ेंगी। वो दो कंडीशनें क्या है, उनके करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होने चाहिए, उनकी करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में होना चाहिए। लेकिन थेलीज ऑफ मिलेटस ने बताया कि अगर जो दो फिगर थे हमारे पास, वो दो फिगर अगर ट्राइंगल है स्पेसिफिकली, तो उनके लिए एक नया रूल है। रूल ये है कि अगर उन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है तो उनके शेप के लिए दो कंडीशन नहीं, एक ही कंडीशन काफी है। वो कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल
हैं उनके करस्पॉन्ड एंगल एग्जैक्टली इक्वल हैं, या फिर यूं कह दूं कि वो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल शर्त से तय है कि उनके करस्पॉन्ड साइड जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे ही होंगे। अगर सेम रेशियो में होंगे ही होंगे, इसका मतलब ये हो गया कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने वाले हैं। यानी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए सिर्फ उनके करस्पॉन्ड एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, आप उन दोनों को सिमिलर कह सकते हो। अब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। पहला पहलू मान लो अगर ऐसा है कि अगर हमारे पास दो फिगर दिए हुए हैं, उन दो फिगरों में करस्पॉन्ड एंगल इक्वल दे दिए हैं, करस्पॉन्ड साइड इक्वल दे दिए हैं, तब हम आंखें बंद करके इस चीज से कंक्लूड कर सकते हैं कि वो दोनों के दोनों फिगर सिमिलर हो जाएंगे। अब दूसरा पहलू ये है कि अगर हमारे पास कोई दो फिगर दिए हैं और उसने कह दिया कि वो सिमिलर हैं, ये वाली बात नहीं बताई है कि करस्पॉन्ड एंगल इक्वल है या नहीं है, या फिर करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में है या नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बोल दिया कि सिमिलर दो फिगर हैं, तो आंखें बंद करके हम कह सकते हैं उन दो फिगरों के करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होंगे, उन दोनों फिगरों के करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में होने वाले हैं। तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके थेलीज ने एक थ्योरम दी। उस थ्योरम को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेलीज थ्योरम। एनसीईआरटी में 6.1 करके आपकी वो थ्योरम है, और उसका वाइस वर्सा 6.2 करके पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वो थ्योरम क्या कहती है पहले हम उसको देखते हैं, क्योंकि वो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो थ्योरम ये कहती है, मान लो कोई हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो थेलीज ने कहा कि आप कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करो किसी भी लाइन के, मतलब एक ट्राइंगल में 3 लाइनें होती हैं, आप इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, या फिर इस वाली लाइन के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, या फिर इस वाली लाइन के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। पूरी फ्रीडम है, आप किसी भी लाइन के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो। तो मान लो हमने इस वाली लाइन के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो वो थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने किसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है ट्राइंगल के अंदर, तब उसकी बची हुई जो दो लाइनें हैं वो दोनों लाइनें सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसको अच्छे से समझने के लिए हम पहले इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं। नाम क्या है, ए बी सी, और जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है उसको हम कह देते हैं डी और ई। तो वो थ्योरम ये कह रही है कि अगर बी सी वाली लाइन जो है वो पैरेलल हमने ड्रॉ की है, न्यू वाली लाइन अगर उसके जो डी ई लाइन हमने बनाई है वो अगर पैरेलल है, तो उससे ये बात पता लगती है कि हमारे पास जो ए डी है, डिवाइडेड करोगे अगर उसको डी बी से, वो बराबर होने वाली है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी के। यानी ये हो गया कि कोई एक ट्राइंगल है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे तो बची हुई जो दो लाइनें हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होने वाली हैं। अब इसी का वाइस वर्सा भी ट्रू हो गया। मान लो कोई एक ट्राइंगल है और एक लाइन ड्रॉ कर दी, हमें नहीं पता कि वो पैरेलल है या फिर नहीं है, लेकिन एक चीज हमने देखी, ये जो लाइनों को डिवाइड कर रहा है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये पैरेलल ड्रॉ हुई है। फिर से वही बात, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक ट्राइंगल की कोई पैरेलल ड्रॉ करोगे लाइन, तब वो सेम रेशियो में डिवाइड करने वाली है। एक तो थ्योरम ये हो गई। इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि एक ट्राइंगल है और सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया एक लाइन ने, तो वो लाइन पैरेलल होगी। तो ये दो थ्योरम है। ये थ्योरम कहां से आए या फिर इसका प्रूफ क्या है, अब हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो एनसीईआरटी में इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत उलझा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ आपको बिल्कुल नए तरीके से समझाऊं, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा ही नहीं जो एनसीईआरटी में किया है कॉम्प्लेक्स। मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ थ्योरम का प्रूफ। तो थ्योरम क्या थी कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल है ए बी सी। अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं किसके, बी सी के, अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं डी ई, तब उससे हमें ये पता लगता है इसके करस्पॉन्ड पार्ट जो है वो सेम रेशियो में होने वाले हैं। इसका मीनिंग ये हो गया ए डी डिवाइडेड बाई डी वी बराबर होने वाला है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी के। इस चीज को हमें प्रूफ करना है। थ्योरम ने तो बता दिया ऐसा होगा, लेकिन हमें प्रूफ करना है। उसके लिए ये चीज देखो, जब हमने ट्राइंगल बनाया था, उस ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, तब एक चीज नोटिस करो, इसमें दो ट्राइंगल बने, एक छोटा वाला ट्राइंगल बना था और एक बड़ा वाला ट्राइंगल बना था। अब इन दो ट्राइंगल को अलग अलग कर दो। अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है कि है या नहीं है, तो कौन सी कंडीशन फुलफिल करना होगी, सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल करना होगी, वो ये कि इनके करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होने वाले हैं। देखो 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट था कि मेरे पास कोई दो पैरेलल लाइन है, उसको अगर मैं इंटरसेक्ट करूंगा तो उसके करस्पॉन्ड एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस ट्राइंगल को कंबाइन करोगे, देखोगे ये एक ट्राइंगल, ये पैरेलल लाइन, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाली भी कट कर रही है इसको, ये वाली भी कट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो दो करस्पॉन्ड एंगल तो इक्वल हो गए, तीसरा वाला कॉमन है तो वो वैसे ही बराबर होगा। इन दोनों को अलग करोगे तब समझ में आएगा कि करस्पॉन्ड एंगल इक्वल है। इसका मीनिंग आंखें बंद करके कह सकते हो कि दोनों के दोनों फिगर जो है या फिर दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्ड पार्ट भी इक्वल होने वाले हैं। तो यहां से आप एक बात तो लिख सकते हो साफ साफ, वो क्या है कि ये वाली लाइन क्या है ए डी,
और अगर मैं डिवाइड करूं इसको यानी ए बी को, तो वो बराबर होने वाली है किसके, इस वाली लाइन के यानी ए ई के, और ये वाली लाइन क्या है, ए सी, यानी कि ये दोनों चीजें बराबर होने वाली हैं, ये तो मुझे पता है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो ए बी वाली लाइन है और जो ए सी वाली लाइन है उनको मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि ए बी वाली लाइन कैसे बनी है, ए डी में प्लस कर दूं अगर मैं डी बी, और ए सी वाली लाइन कैसे बनी है, ए ई में प्लस कर दूं अगर ई सी। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, इसको और फर्दर कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आने वाला है 1, इसका आंसर आएगा 1 प्लस ए डी डिवाइडेड बाई डी वी, और इस इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब क्या बचा मेरे पास ये बचा कि ए डी डिवाइडेड बाई डी वी बराबर होने वाला है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी के। तो ये तो वही बात है जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। तो हेंस प्रूफ हो गया कि अगर कोई एक ट्राइंगल है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तब मुझे पता है ये दोनों लाइनें जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होने वाली हैं। और इसका वाइस वर्सा क्या था उस थ्योरम का, कि अगर कोई एक ट्राइंगल है और इन दो लाइनों को अगर मैं सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दूं एक लाइन से, वो जो लाइन है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होने वाली है। तो पूरे के पूरे लेक्चर की समरी क्या है, समरी ये है, स्टार्ट चैप्टर कहां से हुआ, दो फिगर सिमिलर कब होंगे और कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। सिमिलर होंगे जब शेप सेम होगा, कॉन्ग्रुएंट होंगे जब शेप एंड साइज दोनों के दोनों सेम होने वाले हैं। शेप कब सेम होगा, दो कंडीशनें फुलफिल करेगा तब। करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में होंगी। लेकिन ट्राइंगल में सिर्फ एक ही चीज प्रूफ कर दो, थेलीज ने कहा करस्पॉन्ड एंगल जो है इक्वल होंगे, उनको इक्विएंगुलर ट्राइंगल कहेंगे, वो सिमिलर होंगे। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, करस्पॉन्ड साइड अपने आप ही उनकी सेम प्रोपोर्शन में होंगी। फिर एक थ्योरम दी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसने कहा कि एक ट्राइंगल में लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ करोगे किसी भी लाइन के, दोनों बची हुई लाइनें जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगी। और इसका वाइस वर्सा क्या है कि अगर दो लाइनें जो हैं सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही हैं किसी लाइन से, वो लाइन जो है उस दूसरी वाली लाइन के या फिर तीसरी वाली लाइन के पैरेलल होने वाली है। तो ये पूरा कंक्लूजन था, ठीक है। ओके, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, थेलीज ऑफ मिलेटस ने एक थ्योरम दी, थेलीज प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी उसको कहते हैं। उसका रियल लाइफ में क्या यूज केस है, हम रियल लाइफ में यूज केस तो अभी देखने ही वाले हैं। लेकिन थेलीज ना अपने आप में एक जीनियस बंदा था। आपको लगता होगा हर मैथमेटिशियन साइंटिस्ट जीनियस तो होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, हर मैथमेटिशियन साइंटिस्ट फिजिसिस्ट सारे अपने आप में जीनियस तो होते हैं। मैं उसका आपको एक जीनियसनेस का किस्सा सुनाता हूँ, उससे रियल लाइफ में क्या यूज केस है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल, उसने क्या किया ना, जब इजिप्ट में पिरामिड होते थे, पिरामिड जो होते हैं आपने देखे होंगे, उसकी हाइट कैलकुलेट कर दी बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी टूल्स के। देखो वो अभी का नहीं है, वो बहुत स्टार्टिंग का है, 500-600 बीसी की बात है, उसके टाइम 600 बीसी में था। तो मतलब वो आइंस्टाइन, न्यूटन वगैरह और इतनी जो डेवलप्ड मैथ हो गई है ना, उससे बहुत पहले की बात है। उस बंदे को ज्योमेट्री की बहुत नॉलेज थी, तो उसने सिर्फ पिरामिड की शेडो से पिरामिड की हाइट कैलकुलेट कर ली। कैसे कर ली, उसके लिए हम पूरा सीन रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम थोड़े से वीएफएक्स यूज करेंगे। ओके, तो मान लो आप इजिप्ट के अभी रेगिस्तान में और वहाँ पे कोई एक पिरामिड है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको एक चीज़ तो पता थी कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके करस्पॉन्ड साइड का रेशियो सेम होने वाला है। सिर्फ इस चीज़ का यूज़ करके उसने पिरामिड की हाइट कैलकुलेट कर ली, क्योंकि पिरामिड छोटे मोटे तो होते नहीं थे, बहुत ज़्यादा ऊंचे होते थे। सिर्फ उसकी शैडो देख के और एक स्टिक थी उसके पास, उसकी शैडो देख के और उसकी हाइट देख के, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ कि कोई पिरामिड है और मान लो कोई एक सन था। अब सन से जो लाइट आ रही है वो पैरेलली आती है, आपको ये तो पता है, मतलब सेम एंगल पे आएगी, हर चीज़ पे सेम एंगल पे पड़ने वाली है। तो सनलाइट से जो लाइट आ रही थी वो पिरामिड पर पड़ के फिर उसका शैडो बना रही थी। तो एक चीज़ देखो, ये एक पिरामिड था, ठीक है, तो इसको एज अ तुम लाइन मान लो, एक सीधी सी लाइन है और इसका एक शैडो बन रहा है नीचे, तो उस शैडो को भी एक लाइन मान लो। और सनलाइट से जो रेज आ रही थी जो इसके टॉप पे पड़ के शैडो बना रही थी, उसको तुम हाइपोटेनियस समझ लो एक ट्राइंगल की। तो ये तो एक ट्राइंगल बना जिसमें हमें ये तो मालूम है कि ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ये जमीन से बना हुआ है तो राइट एंगल होगा ही होगा। हमें ये भी नहीं मालूम और ये भी नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ पता है कि अगर मैं यहाँ पे कहीं स्टिक खड़ी करूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टिक खड़ी करी, तो मान लो ये भी एक ट्राइंगल बनाएगा इस तरीके से कि इसकी भी एक अपनी हाइट है, और जब सनलाइट से जो लाइट आ रही है वो इसकी भी शैडो बना रही है, तो ये शैडो है। और जो लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है। पैरेलल बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जो पिरामिड पे लाइन पड़ी होगी, जितने एंगल पे ये एंगल बनाया होगा उसने, उतना ही स्टिक पे ये वाला एंगल बनाया होगा, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो इसने ये एक ट्राइंगल बना दिया। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ये देखने में लग रहा है सिमिलर है। क्यों सिमिलर के लिए हमने क्या देखा है अभी कि करस्पॉन्ड एंगल अगर इक्वल होंगे हमारा काम हो जाएगा। देखो, एक तो 90 डिग्री का है, इस स्टिक का भी 90 डिग्री का है, ठीक है, एक एंगल तो हो गया। अब बचे हुए दोनों कितने होंगे, दोनों 90 के होंगे इस वाले एंगल के, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के दोनों एंगल 90 के होने वाले हैं। ये क्यों? क्योंकि पूरा ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है। अगर एक 90 का है तो बचे हुए दोनों 90 के होंगे। अब जो एंगल ये है एग्जैक्टली सेम एंगल ये होगा,
क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन सनलाइट से आ रही है। इसका मीनिंग ये हो गया ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, तो क्या ये वाला भी इसके बराबर होगा? अगर ये 90 का है और मान लो ये 60 का है अभी के लिए, अभी हम सिर्फ ये मान लेते हैं 60 का है, तो शर्त है ये 30 होगा ही होगा, टोटल 180 होना है ना उसका, ठीक है। तो ऐसा ही अगर ये 90 है तो ये 60 होगा ही होगा, क्योंकि सेम साइड पे सेम टाइम पे हम नाप रहे हैं, तो सनलाइट से जो लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है, इसलिए सेम एंगल बनाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का होगा। दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अगर दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, इनके करस्पॉन्ड पार्ट इक्वल होने वाले हैं, तो देखो हमें ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन जो है किस चीज के करस्पॉन्ड होगी? इस स्टिक के हाइट के करस्पॉन्ड होगी। अगर मैं ये डिवाइडेड बाय ये करूंगा तो वो बराबर होगी इसकी शैडो डिवाइडेड बाय इसकी शैडो, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। चाहो तो हाइपोटेनस ले लूं, लेकिन हाइपोटेनस की मुझे लेंथ नहीं पता होगी, इसलिए मैं क्या करूंगा, पिरामिड की हाइट नहीं मालूम है, तो इक्वेशन क्या बनी है, पिरामिड की हाइट डिवाइडेड बाय स्टिक की हाइट इज इक्वल्स टू होगी पिरामिड की शैडो डिवाइडेड बाय स्टिक की शैडो। ये एक इक्वेशन हो गई। इसमें हमें क्या क्या पता है, हम स्टिक की हाइट उसको पता थी, तो थेलिस को एक चीज तो पता थी कि स्टिक की हाइट क्या है, उसने स्टिक की शैडो कैलकुलेट कर ली, तो हमें इस इक्वेशन में स्टिक की हाइट पता लग गई, स्टिक की शैडो पता लग गई। पिरामिड की हाइट तो नहीं पता थी, बहुत बड़ी थी, लेकिन पिरामिड की उसने शैडो पता लगा ली कैलकुलेट करके, ठीक है, या फिर मीजर करके। अब उसने 3 के 3 वेरिएबल पता लगा लिए, सो बचा सिर्फ एक वेरिएबल। एक वेरिएबल अगर निकालना है, सारी कांस्टेंट एक साइड में ले जाओ, काटापीटी करके आप आंसर ले आओगे। तो इस तरीके से उस बंदे ने उस टाइम पे, जब मैथमेटिक्स इतनी डेवलप्ड भी नहीं हुई थी, उसने पिरामिड की हाइट कैलकुलेट कर ली सिर्फ उसकी शैडो देख के और एक स्टिक को रख के और उसकी शैडो देख के, क्योंकि उसको ज्योमेट्री की बहुत नॉलेज थी। और ऐसा नहीं है ये कॉन्सेप्ट किसी और का था और उसने यूज किया है कि सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्ड पार्ट इक्वल होते हैं वगैरह वगैरह। उस बंदे ने खुद ये चीज क्रिएट की थी उसने, और फिर उसका यूज केस भी बता दिया कि किस तरीके से हो सकता है। तो यही था पूरे की पूरी वीडियो में। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।